हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी विद इन वन वीडियो। हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब पहले चैप्टर का नाम जानते हैं और समझते हैं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो रिसोर्स क्या होती है? जो भी चीज़ हमारे लिए यूजफुल होती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं, यानी कि जिससे हम अपना जो वांट्स है, जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी कर रहे होते हैं, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। सबसे आप माइनर एग्जांपल पे ले लो, इस समय आप सबके हाथ में फोन होगा तो आपकी फोन आपके लिए रिसोर्स है। क्यों? बिकॉज आपको वीडियो देखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए अपने मोबाइल फोन की या सेल फोन की जरूरत पड़ती है। तो मोबाइल फोन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। वाई? बिकॉज ये जो हमारी वांट है उसको सेटिस्फाई करिए। तो रिसोर्स क्या है? सिंपली जो भी चीज हमारी वांट को हिंदी में क्या कहते हैं? जरूरत। जो भी चीज भाई हमारी जरूरतों को पूरा करती है उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। और भी कुछ होता है रिसोर्सेज के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे दैट और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हम एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स कहते हैं। अब टॉपिक का अगला, चैप्टर का अगला टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट। अब भाई इसमें हम ये पढ़ेंगे, रिसोर्स में तो पहले हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स की रिसोर्सेज होती हैं, कैसे उनको क्लासिफाई करा गया है, क्या क्या टाइप की रिसोर्सेज हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अब दूसरा टॉपिक क्या है आपका? डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में हमें ये पढ़ना है भाई इन रिसोर्सेज को डेवलप करा तो करा किसने। अब जैसे यू आर हैविंग फोन, तो उसको भाई किसी ने तो बनाया होगा, किसी के दिमाग में तो आइडिया होगा, चलो लेट्स मेक अ मोबाइल फोन, ठीक है। या फिर एग्जाम्पल लो, आप इस समय पे यू आर लिविंग इन योर हाउस, ठीक है। तो आपका जो घर है आपके लिए क्या है? आपका घर आपके लिए एक रिसोर्स है। आपका घर किसके ऊपर बना है? लैंड के ऊपर। लैंड एक रिसोर्स है, लैंड के ऊपर आपका घर बना है, तो किसी ने तो डेवलप करा होगा इस चीज को। तो हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज और उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, आप घर में बैठे हो, मोबाइल चार्ज करते हो, लाइट जलाते हो, तो कोई तो होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिसोर्सेज एंड उनको डेवलप करने की टेक्नोलॉजीज के बारे में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो अब जब आपकी क्लास में इंट्रोडक्टरी चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप बहुत ईजी लैंग्वेज में, मैम जब फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए व्हाट आर द रिसोर्सेज, तो आप बता सकते हो एनी ऑब्जेक्ट इन द एनवायरमेंट दैट सेटिस्फाई आवर नीड इज नोन एज रिसोर्सेज। जो भी हमारी जो नीड है, जरूरत है, उसको पूरा कर रही है, उसको हम क्या कह देते हैं? दैट ये एक रिसोर्स है, ठीक है भाई। अब अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं ना, ज्योग्राफी के, इको के, पॉलिटिकल साइंस एंड ये आपका जो हिस्ट्री है, सिविक्स और हिस्ट्री के, एसएसटी का फुल सिलेबस पढ़ना है 10th का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट डाली है, डिटेल एक्सप्लेनेशन में वन वीडियो में हर एक चैप्टर कंप्लीट करवाया हुआ है मैंने। एंड तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, एवरीथिंग इज देयर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करो, आपको सारी की सारी डिटेल वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, सो यू कैन गो एंड कवर योर एंटायर सिलेबस ऑफ एसएसटी। साथ ही के साथ अगर आपको नोट्स चाहिए, ऑल द स्टूडेंट्स, नोट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड 1 मार्कर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। अब इस साल आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए हैं। तो सारे स्टडी मटेरियल्स, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है जहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे नोट्स के। और जो इंस्टाग्राम नहीं भी चलाते हैं उनके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नोट्स अपलोड कर दिया, सो दैट आप अपनी कन्वीनियंस से उनको रीड कर सको। तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ रिसोर्स। तो रिसोर्स तो आपको पता है, एवरीथिंग विच सेटिस्फाई आवर वांट, इट इज अ रिसोर्स। बट देखो इसमें एक एंगल और होता है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच सेटिस्फाई आवर वांट्स इज नोन एज अ रिसोर्स। यानी कि वो जो हमारी वांट या नीड को सेटिस्फाई करो उसे रिसोर्स कहते हैं। बट उसका एक एंगल और है, क्या? दैट इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी कि उस चीज़ को हम रिसोर्स कहेंगे जिसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, हम उसे इकोनॉमिकली फीसिबल मतलब अफोर्ड कर सकते हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कि कल्चर ने उसे एक्सेप्ट करके रखो। यानी कि वो चीज़ को हम रिसोर्स बोलेंगे जो हमारी टेक्नोलॉजिकली एक्सेस में हो, यानी कि हम उसकी पहुंच में हो। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि आप अपने घर में बैठे, आपके घर से दूर 200 किलोमीटर दूर एक नदी बह रही है, तो वो नदी का पानी क्या आपके लिए रिसोर्स है? नहीं। वाई? बिकॉज वो आपके लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है। आपके लिए रिसोर्स क्या है? जो आपका टैप वाटर है, टैप खोला आपने, जो आपके हाथ में पानी आ गया, वो आपकी रिसोर्स है। तो रिसोर्स सेटिस्फाई वांट तब करेगी जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगी, यानी कि हम उस तक पहुंच सकते हैं। भाई 200 किलोमीटर दूर नदी का पानी आपके लिए यूजफुल नहीं है, आप टैप खोलोगे आपके हाथ में पानी आ रहा है, तो टैप वाटर जो है आपके लिए एक्सेसिबल है। 200 किलोमीटर दूर की जो नदी है उसका पानी आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक लड़का है एक्स, अब उसके घर में तो टैप ही नहीं है, उसके घर में वाटर नहीं है, कुछ भी तरीका नहीं है उसके घर में पानी लाने का, उसके घर से 200 किलोमीटर दूर नदी बह रही है, तो क्या टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है उसके लिए कि रोज 200 किलोमीटर दूर जाएगा और पानी लेकर घर आएगा? नहीं। तो नदी उसकी पहुंच में नहीं है, तो वो नदी उसके लिए रिसोर्स नहीं मानी जाएगी। तो रिसोर्स हम उसे कहते हैं जिसकी पहुंच में हम हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट, अफोर्डेबल हो। अब कई जगह ऐसी होती है देखो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो लोग उसे कम करते हैं, तो रिसोर्स हम उसे कहते हैं जिसको हम अफोर्ड कर सकते हो। एंड थर्ड क्या है? कल्चर ने उसे एक्सेप्ट करके रखो। अब देयर इज अ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशन। तो भाई ये ट्राइंगल देख के मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ क्या है ये, कि हम सब ना इंटरडिपेंडेंट है। नेचर जो है
टेक्नोलॉजी जो है और इंस्टीट्यूशन जो हम बनाते हैं नेचर और टेक्नोलॉजी से, वो सब इंटरडिपेंडेंट है। ह्यूमन बींग्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आप मानो ह्यूमंस नहीं अगर होते तो टेक्नोलॉजी कोई बना पाता? ठीक है, नेचर की जितनी भी रिसोर्सेज है, वाटर हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अगर ह्यूमंस नहीं होते तो क्या हम उनसे यूज़ कर सकते थे? नहीं। ह्यूमंस पैदा हुए, ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी बनाई, टेक्नोलॉजी से हमने जो नेचर की चीज़ें थी उनको यूज़ करना स्टार्ट करा। जैसे कि 200 किलोमीटर दूर जो नदी बह रही थी, ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी बनाई कि नदी के पानी को हम घर तक कैसे पहुंचाएंगे। पाइपलाइंस डली हर एक शहरों के अंदर, हर एक घरों के अंदर, जिससे नदी का पानी हमारे घर तक आ सके। तो देयर इज अ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी के थ्रू जो नेचर है उसको एक्सेस करा, टेक्नोलॉजीज के थ्रू हमने जो नेचर की चीज़ें उनको यूज़ करा, एंड उससे अपने इंस्टीट्यूशन, अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन अपने बनाए, जिससे हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। तो इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो नेचर की सारी चीज़ें हमारे कोई यूज़ नहीं कर सकता है। नेचर ऐसे रहेगा जैसे कुछ बहुत सालों पहले होगा, जब ह्यूमंस थे ही नहीं, तो धरती की जैसी चीज़ें थी वो वैसी की वैसी रहती थी। पानी और नदियाँ सब कुछ जो था वैसा का वैसा था। फिर ह्यूमंस पैदा हुए। अब ह्यूमंस ने भी जब टेक्नोलॉजी बनाई भाई, तभी तो रिसोर्सेज को यूज़ करा। जैसे आदि मानव जो थे, उन्होंने गलती से एक बार आग जला ली तो उन्हें समझ में आ गया फायर ये है, इसके यूजेज ये हैं। तो भाई जब ह्यूमन बीइंग ने टेक्नोलॉजी बनाई तो हम रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए, एंड फाइनली हमने डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए जिससे हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या? रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। तो रिसोर्सेज को हमने कैसे क्लासिफाई कर रखा है? क्लासिफाई मतलब भाई अलग अलग रिसोर्सेज है, कितनी हज़ारों रिसोर्स है। तुम्हारा मोबाइल रिसोर्स है, जिस घर में तुम रह रहे हो वो लैंड पे बना हुआ है तुम्हारा घर, वो एक रिसोर्स है। पानी के लिए नलका खोलते हो वो एक रिसोर्स है। अलग अलग रिसोर्सेज हैं, तो उनको क्लासिफाई कर रखा है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि वो स्टार्ट कहाँ से हुए। इसमें बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है? लिविंग रिसोर्सेज, जो सांस लेती है, चलती फिरती है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स। फिशेस, फ्लोरा फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। और लास्टली क्या? लाइफ स्टॉक लिखा है बुक में। लाइफ स्टॉक मतलब भी एनिमल्स ही होता है। तो बायोटिक कौन सी होती है? जो बायोस्फीयर से जन्मी हो, यानी कि जो धरती पे से पैदा हुई हो और वो सांस लेती हो। एनिमल्स, प्लांट्स, हम कहाँ से आए? हम बायोस्फीयर से तो आए हैं, और साथ ही के साथ हम सांस लेते हैं, तो हम क्या हुए? बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट होता है इसमें एबायोटिक। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ गाइस, देखो नेक्स्ट हुआ इसमें एबायोटिक। एबायोटिक मतलब जो भी नॉन लिविंग रिसोर्स होती है उसको हम एबायोटिक कहते हैं, यानी कि जो रिसोर्स सांस नहीं लेती है उसको एबायोटिक। अब ये पेन है, सांस ले रहा है क्या मेरी तरह? नहीं ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एबायोटिक। ये नॉन लिविंग रिसोर्स है। या फिर आप नॉर्मल एग्जाम्पल लो इसका, तो क्या है? रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, ये क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो लिविंग नहीं है, जो सांस नहीं लेती है, उन्हें हम कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद रिसोर्स क्लासिफाई हो रखी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि वो खत्म हो सकती हैं या नहीं हो सकती। देखो कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करें तो वो एग्जॉस्ट, यानी कि हमारी धरती पे से खत्म हो जाएंगी, तो उनको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। और कुछ ऐसी होती है जिनको हम यूज़ करते भी रहे तब भी वो रिचार्ज हो जाती हैं, रीजनरेट हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन एग्जॉस्टिबल। तो ये वो काफ़ी अच्छे से समझ लो आप लोग। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारा रेन्यूएबल रिसोर्स। रेन्यूएबल रिसोर्स कौन सी होती है? नॉन एग्जॉस्टिबल। तो ये समझना, रेन्यूएबल, नॉन एग्जॉस्टिबल। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जिनको हम केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू रीजनरेट कर सकते हैं। अब भाई दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं मतलब ये खत्म नहीं होंगी, तो दीज आर द नॉन एग्जॉस्टिबल वन। तो आपको एग्जाम में 1 मार्क कराएगा। रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी हुई? रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर द नॉन एग्जॉस्टिबल वन। अब इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लो। तो रेन्यूएबल रिसोर्स देखो वो होती है द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड। रिन्यूड मतलब आप उसे दोबारा जिंदा कर सकते हो बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। वो फिजिकल यानी कि अपने आप या तो नेचर कर देगा उन्हें ठीक, या तो केमिकली अपने आप ठीक हो जाएंगे, या मैकेनिकल मतलब ह्यूमन बींग उन्हें दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? रेन्यूएबल रिसोर्स, या फिर उनको हम नॉन एग्जॉस्टिबल भी कहेंगे। क्यों? जब दोबारा जिंदा कर लिया तो एग्जॉस्ट तो नहीं हुई ना, तो नॉन एग्जॉस्टिबल। ये याद रखना, एग्जाम में बेसिक आता है, आपको लिखा होगा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स। गलती से बच्चे भूल जाते हैं, तो रेन्यूएबल मतलब नॉन एग्जॉस्टिबल, रिवर्स होता है इसमें। ठीक है, तो भाई इनको हम रीजनरेट कर सकते हैं। अब भाई इनका एग्जांपल बताओ दीदी, कौन सी है जिनको हम रीजनरेट कर सकते हैं? कौन सी ऐसी रिसोर्सेज है जो धरती पे से कभी खत्म नहीं हो सकती? कौन सी ऐसी रिसोर्सेज है जिन्हें हम नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं? तो इसमें पहली आती है देखो विंड एनर्जी। भाई धरती पे हवा तो चलती ही रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वो जो सूरज, वो जो जलता हुआ एक प्लैनेट है ना हमारा, सॉरी जो स्टार है वो जलता हुआ, वो अभी बहुत सालों तक, बहुत सालों तक जलता रहेगा। तो सन की एनर्जी, जो सन एनर्जी और विंड एनर्जी है, वो नॉन एग्जॉस्टिबल है, वो धरती पे से खत्म नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आया वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ लगा होगा दिमाग में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कि वाटर, वैसे तो रोज कहते रहते हैं वाटर खत्म हो जाएगा धरती पे से, और यहाँ दीदी कह रही है कि वाटर नॉन एग्जॉस्टिबल है, वाटर तो रेन्यू कर सकते हैं। तो हाँ ये बात सच है दैट वाटर नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। हमारे तो भगवान जी है ना, उन्होंने वाटर का, वाइल्ड लाइफ मतलब ये जो फॉरेस्ट है हमारा, उनके ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि ये बार बार रीजनरेट होते रहे। वाटर का क्या होता है? नदियों में पानी है,
आपके घर से गंदा पानी नदी में जाके मिक्स होता है, नदी का पानी समुद्र में, इवेपोरेशन होती है, बादल बनते हैं, फिर बारिश आती है और उससे ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाता है और तुम फिर उस पानी को यूज़ करते हो। तो एक साइकिल भगवान जी ने बना रखी है, बट हमने इस साइकिल को जो है ख़राब कर दिया है हमारी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करके। तो भाई वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ होते हैं पॉलिनेशन होते हैं, ग्रेन्स इधर से उधर जाते हैं। फॉरेस्ट तो कवर तो बढ़ता ही रहेगा, एक पेड़ लगाओ 100 पेड़ लगाओ, आगे चल के देखना कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गलती ह्यूमन बींग्स की है। जो हमारी अर्थ है उस पर वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तो रेन्यूएबल रिसोर्स ही हैं, बट हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि भाई इतना वाटर के बढ़ने की स्पीड कम है, वाटर के रिचार्ज होने की स्पीड कम है, बट हमारी पॉपुलेशन की स्पीड गाइस इतनी ज़्यादा हो रही है दैट आज के समय पे हम वाटर को भी क्या कह रहे हैं कि ये भी हमारी धरती पे से ख़त्म हो जाएगा। तो आप समझ गए, वाटर, वाइल्ड लाइफ एंड जो फॉरेस्ट है एक्चुअली में ये रेन्यूएबल रिसोर्स ही हैं, यानी कि ये दोबारा रीजनरेट हो सकती है फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। बट हम इनको इतना ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं कि ये लग रहा है कि भाई ये भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको अपनी धरती को बचाना है, तभी कहते हैं ना सेव वाटर सेव फॉरेस्ट। तो अगर हम इनको सेव करेंगे, कम यूज़ करेंगे इनका, तो ये रेन्यूएबल है, ख़त्म नहीं होंगे। तुम्हारे बच्चों को नहाने के लिए पानी मिल जाएगा अगर तुम इसको ओवर यूटिलाइज नहीं करोगे। तो अब समझ में आ गया आपको? रेन्यूएबल मतलब नॉन एग्जॉस्टिबल, जिनको दोबारा आप रीजनरेट कर लोगे तो वो ख़त्म नहीं होंगे आपकी धरती में से। रेन्यूएबल, नॉन एग्जॉस्टिबल। अब दूसरा क्या हुआ? नॉन रेन्यूएबल। तो नाम से ही समझ में आ रहा है नॉन रेन्यूएबल, इन्हें जिंदा नहीं कर सकते हो आप, नहीं कर पाओगे। तो ये वो रिसोर्सेज होती है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती है फॉर्मेशन में। जैसे आप कोल बताओ, लाखों सालों में जो कोल है धरती के नीचे बनता है, और अगर एक बार हमने उस कोल को ख़त्म कर दिया फिर लाखों साल लेगा, तो भाई उसे यूज़ करने के लिए हम तो नहीं होंगे ना, पता नहीं हमारी कौन सी जनरेशन होगी वो कोल को यूज़ कर पाएगी। तो ये होती है कौन सी रिसोर्सेज? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। और इनको दूसरा नाम हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टेबल, यानी कि हो जाएंगी ये ख़त्म। तो भाई ये चीज़ ना बिल्कुल पहले लिख लो, रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो जिंदा हो सकती हैं, मैंने ज लिख दिया, जो जिंदा हो सकती हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम? नॉन एग्जॉस्टेबल। जो जिंदा हो सकती है उसको बोलेंगे नॉन एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्ट होना मतलब खत्म होना होता है। तो रेन्यूएबल कौन सी होती है? जो जिंदा हो सकती है, नॉन एग्जॉस्टेबल। और नॉन रेन्यूएबल कौन सी हुई? जो जिंदा नहीं हो सकती, जहाँ पे मैंने कट कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। आपके एग्जाम में या इनकॉम्पिटेंसी एंड 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आएगा दैट नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का दूसरा नाम क्या है, तो आप लिखोगे एग्जॉस्टेबल। क्यों? क्योंकि वो खत्म हो सकती है, जब रिन्यू नहीं कर पा रहे तो खत्म हो जाएगी। मैं बार बार तुम्हें समझा दूँ जिससे तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाए, क्योंकि एग्जाम के दिन पे जब क्वेश्चन पेपर सामने होता है ना तब कंफ्यूज होते हैं, यार रेन्यूएबल एग्जॉस्टेबल तो नहीं होती थी ना। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, रेन्यूएबल वो रिसोर्स होती हैं जिनको आप दोबारा जिंदा कर सकते हो। अब दोबारा जिंदा कर ली तो ये अर्थ पे से खत्म नहीं होंगी, तो इनको हम बोलेंगे नॉन एग्जॉस्टेबल। और नॉन रिन्यूएबल वो जिनको आप जिंदा नहीं कर सकते हो, ऐसे लगा लो, ज पे कट लगा लो, जिन्हें आप जिंदा नहीं कर सकते, अब जिंदा नहीं होंगी, तो दीज आर एग्जॉस्टेबल। अब आगे बढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल को डिटेल में। तो नॉन रिन्यूएबल वो जिनकी फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो वो हम क्या है, वो धरती पे से खत्म हो जाएंगी, बहुत लाखों सालों बाद फिर जिंदा होगी, तो हमारे किस काम की है वो? तो मिनरल्स एंड फॉसिल जो है आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। तभी कहते हैं पेट्रोल कम चलाओ, वरना अगला टाइम आएगा ऐसा जब आपके जो बच्चे हैं ना उनको स्कूटी नहीं मिलेगी चलाने को। तुम तो जाओ ट्यूशन मोमोज खाने स्कूटी पे बैठ के पेट्रोल चला के, ये नहीं कि पैदल चले जाओ साइकिल पे, नहीं। हमें तो हर चीज़ के लिए सूटी क्या, अब तो गाड़ी लेके घूमते हैं हम जैसे टीनेजर्स भी, तो हमें तो पेट्रोल बहुत यूज़ करें। एक टाइम ऐसा आएगा दैट हमारे जो बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, उनको ना तो स्कूटी, ना कोल, पेट्रोलियम, कुछ नहीं मिलेगा, इन्हें कुछ भी नहीं होगा इनके बाद। तो इसलिए भाई थोड़ा सा अपने फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखो, यूज साइकिल सेव पेट्रोल, ठीक है। तो ये समझ लो आप। तो इसमें क्या होती है, वो रिसोर्सेज जो एक समय पे आके धरती पे से खत्म हो जाएंगी, जो रिन्यू नहीं हो सकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टेबल। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, बार बार बोले जा रही हैं, बट ये चीज़ आपके एग्जाम में काम आएगी। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज, अब देखो इसमें भी ना ये होता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं रिन्यू, बट जो ये फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कभी भी जो है आप कह सकते हो रेन्यू नहीं होंगी, बहुत मिलियंस ईयर बाद होंगी, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। तो ये अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। एग्जाम में डेफिनेटली बीच में एक लाइन डाल के 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। तो रेन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल क्या हुए? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, बट वो भी तब जब यूटिलाइज नहीं करेंगे। और इसका क्या हुआ? नॉन रेन्यूएबल का फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड ऑन ओनरशिप। नेक्स्ट रिसोर्स का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि आपका उस पर हक है या नहीं है। जैसे तुम्हारा मोबाइल जो है, अगर गलती से भी वो बेड पे पड़ा हो, तुम मम्मी आके उसे टच करने लग जाए, तो या तो तुम्हारी आवाज़ आ जाती है मम्मी मेरा फ़ोन मत टच करो, या फिर तुम्हारे फ़ोन में ताला लगा होता है जो उसका पासवर्ड मम्मी को पता नहीं होता है। तो वो रिसोर्स है जिस पर तुम्हारा हक है, वो इंडिविजुअली तुम्हारी है, सिर्फ प्राइवेटली तुम ही उसे ओन करते हो, वो होती हैं हमारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो ओनरशिप के बेसिस पे पहली रिसोर्स क्या? इंडिविजुअल। जैसे ये
नोटबुक मेरी, अगर तुम लोग आके लोगे तो मैं कहूँगी नहीं इस पर सिमरन शाह ने लिखा है, ये मेरी नोटबुक है, ठीक है। तो ये समझ लो आप, जो रिसोर्सेज प्राइवेटली ओन्ड होती हैं उनको हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे अगर हम विलेजेस की बात करें तो फार्मर्स के पास अपने अपने लैंड होते हैं, अपना अपना, किसी पे अपना वेल है, ये कुआं भाई इस फार्मर का है, ये पॉन्ड भाई इस फार्मर का है, ये वाला जो खेत है ये इस वाले फार्मर का है। तो विलेजेस में क्या होते हैं, लैंड्स, पेस्चर लैंड्स, ग्रासलैंड्स, वेल्स, ये होते हैं लोगों के पास प्राइवेटली ओन्ड। और अर्बन डेवलपमेंट, शहरों की बात करें तो लोगों के पास अपना हाउस होता है, प्लॉट होते हैं। अब जैसे तुम्हारा घर है, फ्लैट में रहते कई लोग, अपने नाम पे रजिस्टर कर रखा होता है, किसी के पास कोई अपनी बिल्डिंग होती है पूरी की पूरी, किसी के पास प्लॉट होता है खाली। तो ये होती है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी स्कूटी रजिस्टर होती है ना तुम्हारे नाम पे, तो ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर प्राइवेटली ओन्ड, जिस पे सिर्फ तुम्हारा हक है, वो होती है हमारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसके बाद आती है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, जहाँ वो रिसोर्सेज जिनको ग्रुप ऑफ पीपल ओन करते हैं। जैसे आपके मोहल्ले का मंदिर, जैसे आपके मोहल्ले का पार्क, आप जाते हो पार्क में, ऐसे थोड़ी सामने वाले अंकल आके तुम्हें मना कर दे, तो वो हमें करते ज़रूर है, मत खेलो यहाँ पे, झूलो मत, बट उनका हक नहीं है हमें मना करने का। कम्युनिटी रिसोर्सेज में आती है, जैसे कोई कम्युनिटी हॉल हो गया, कोई कम्युनिटी पार्क हो गया, या फिर कोई वेल हो गया जो कम्युनिटी के लिए बना है, या कोई मंदिर हो गया, वहाँ पे हर एक का जाने का अलाउड होता है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। वो रिसोर्सेज जो ग्रुप ऑफ पीपल ओन करते हैं। यहाँ देख सकते हो, दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के हर मेंबर उसे ओन जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स। ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब चरवाने के लिए कोई जगह बनी हो, विलेजेस में होती हैं ये, जो गाय भैंस होती है और शीप हो गई, इनको चरवाने के लिए जाना पड़ता है, ग्रासेस के लिए, तो ग्रासलैंड्स होते हैं। और क्या हो गया, बरियल ग्राउंड, जैसे कब्रिस्तान हो गए। दीज आर कम्युनिटी रिसोर्सेज, आप वहाँ जाके जो है, जो वहाँ पे जो जाके अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट, विलेजेस में पॉन्ड्स होते हैं। अब अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों में पार्क होता है। आपके सबके घर में कंपनी गार्डन होगा, सबके यहाँ शहर में। अब कंपनी गार्डन में कोई भी घुस सकता है, आपको कोई मना नहीं कर सकता, अरे तुम नहीं आ सकते कंपनी गार्डन के, नहीं, कंपनी गार्डन होते हैं। और क्या होता है, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, कई जगहों पे प्ले ग्राउंड्स होते हैं, स्टेडियम होता है जहाँ पे हर कोई जा सकता है। तो अब ये भी याद रखना, अर्बन एरियाज के अंदर कम्युनिटी रिसोर्स क्या हुई, या तो कोई पब्लिक पार्क हो गया, या कोई आप कह सकते हो प्ले ग्राउंड हो गया, और अगर यहाँ पे, या फिर बरियल ग्राउंड हो गया, या फिर अगर हम विलेजेस की बात करें तो वहाँ पे वेल, कई कुएं होते हैं जो कम्युनिटी ओन्ड होते हैं, कोई भी उससे पानी निकाल सकता है। या फिर ग्रेजिंग ग्राउंड, यानी कि वो ग्राउंड जहाँ पे घास उगी हुई होती है, वहाँ पे कोई भी फार्मर जाके अपनी शीप भेड़ों को चरवा सकता है। तो ये हो गया कम्युनिटी ओन्ड। नेक्स्ट होता है नेशन ओन्ड, जिसको हमारा जो देश है वो ओन करता है, पूरा देश हमारा उसको ओन करता है। तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन, यानी कि भाई जो कुछ भी हमारे देश के अंदर है, हमारे देश का, चाहे तुम्हारा घर हो गया, कोई पब्लिक पार्क हो गया, कोई पिक्चर हॉल हो गया, वो सब इंडिया का ही। तो जब इंडिया में बना हुआ तो हम कहेंगे इंडिया का है, अगर यूएसए में बना हुआ तो कहेंगे यूएसए का। तो टेक्निकली all the resources belong to the nation. The country has legal power to acquire even public property for public good. प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, सॉरी। तो मतलब इवन जो हमारी गवर्नमेंट है उनके पास हक होता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी वो एक्वायर कर ले पब्लिक गुड के लिए। जैसे जब कभी डैम बनने होते हैं तो विलेजेस में लोगों से उनका घर उनको कुछ पैसा देके खरीद लिए जाते हैं, चाहे लोग बेचना भी ना चाहे, बट तभी उन्हें फोर्सफुली बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डैम बन रहा है जनहित के लिए, और जनहित के लिए जो चीज़ बन रही है उसके लिए गवर्नमेंट आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ले सकती है। जैसे कि जब हाईवे बनते हैं तो हाईवे के पास की जो दुकानें होती है, चाहे वो किसी प्राइवेट ओनर की हो, उनको खरीद लेती है सरकार और सड़क लंबी कर देती है। अब कोई प्राइवेट ओनर चाहे तब भी मना नहीं कर सकता, सरकार पैसा देगी और उसे बेचनी ही पड़ेगी। तो पब्लिक गुड के लिए, अब हाईवे सबके लिए बनता है, फुल कंट्री के लिए, डैम फुल कंट्री के लिए बनता है। तो कई बार एक एक लाइन का मीनिंग समझो, कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो जनहित के लिए जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी भी वो एक्वायर कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। तो समझ गए आप लोग, जैसे कि जब कुछ ये सब कंस्ट्रक्शन होती है तो इंडिविजुअल के प्लॉट्स को भी खरीद लिया जाता है। और हमारे नेशन के पास क्या क्या होता है, ऑल द मिनरल्स। धरती के अंदर, हमारी इंडिया की धरती के अंदर जितने भी मिनरल है, कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, वो सब हमारी इंडिया, हमारे नेशन का है। जितनी भी वाटर रिसोर्सेज है, जितनी भी नदियां हैं वो हमारे नेशन की होंगी। जितने भी फॉरेस्ट कवर है वो हमारे नेशन ओन करता है उसको। साथ ही के साथ जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो हमारा नेशन ओन करता है। रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ आती है, तो मिनरल सारे के सारे, सारा का सारा फॉरेस्ट कवर, सारी की सारी वाटर रिसोर्सेज, प्लस जो हमारी बाउंड्री के अंदर आता है, यानी कि जो ये हमारा इंडिया का मैप है, हमारे इंडिया के अंदर जो कुछ भी है चीज़ें वो सब हमारी नेशन को बिलोंग करती है। साथ ही के साथ अगर हम बात करें ओशन की, भाई ओशन का कितना हिस्से पे हमारा हक है, तो हमारी कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, यानी कि 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है हमारा है। तो आपको ये याद रखना, एग्जाम में आता है दैट कितना ओशन कवर जो है एक नेशन को बिलोंग करता है। तो नेशन की कोस्ट लाइन से, नेशन के किनारे से, तट जिसे कहते हैं, कोस्ट लाइन से
12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो एक नेशन ओन करता है। डन। अब आ गई हमने नेशन रिसोर्स भी पढ़ ली, कम्युनिटी भी पढ़ ली और हमने प्राइवेट रिसोर्स भी। अब आता है इंटरनेशनल। नेक्स्ट आती है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसमें पूरी दुनिया जहान का हक होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो उसको कोई कम्युनिटी, कोई नेशन या कोई इंडिविजुअल ओन नहीं करता है, पूरा वर्ल्ड उसको ओन करता है। जैसे कि सन मान लो, आप क्या कह सकते हो, भाई सन मेरा है, भाई चंदा हमारा मामा जरूर है, वी कंसिडर चंदा जी, लाइक मून को हम अपना मामा जरूर कहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स और यूएसए और हम बाकी जापान और चाइनीज लोगों को ये कहते हैं कि भाई चांद तुम्हारा नहीं है, वो तो हमारे मामा है। ठीक है, तो भाई ये जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होती है वो रिसोर्सेज होती है जिसपे पूरे वर्ल्ड का हक होता है। जैसे सन, मून, ये क्या हो गए, और जितने भी हमारे स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, उन सबको क्या कहते हैं हम, क्या है वो हमारी, वो है हमारी इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और सेकंड, अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशन का 12 नॉटिकल माइल्स तक का हिस्सा तो हमारा है, बट ओशन, इतने बड़े ओशन का आधे हिस्से ऐसे हुई है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी जिसपे सबका हक होता है। तो फॉर एग्जाम्पल द ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 200 नॉटिकल माइल से आगे के जो हमारे जितने भी ओशंस हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। उनको क्या बोलते हैं, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसको जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, पूरा वर्ल्ड है, वो जो है उसको ओन करता है। अब ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ना, यहाँ पे अगर जाके किसी को बिजनेस करना हो या कुछ रिसर्च करनी हो तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, तब जाके आप 200 नॉटिकल माइल से आगे तक का जो नेशन है, जो ओशन है, वहाँ पे जाके कुछ कर सकते हो। समझ लो आप इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, या यूरोप का जितने भी कॉन्टिनेंट है, हमारे जितने भी जो ओशन है, 200 नॉटिकल माइल्स तक के आगे का जो ओशन कवर है, वहाँ पे अगर किसी को कोई रिसर्च करनी है तो पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लोगे तब कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है दैट हमारा जो इंडिया है ना, हमारे को इंडियन ओशन के अंदर जो है राइट मिल गया है। इंडियन ओशन वो जो हमारे एरिया में नहीं आता ना, जो 200 नॉटिकल माइल से आगे का है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, वहाँ पे हमें राइट मिल गया है कि हम जो मैग्नीज है उसके नोड्यूल्स निकाल सके उस ओशन बेड में से। तो हमने भी कुछ अपील करी होगी कि भाई हमें दे दो परमिशन, और हमें मिल गई है कि जो इंडियन ओशन है वहाँ से हम जाके जो मैग्नीज के नोड्यूल्स है वो उसके बेड में से निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में पहली आती है पोटेंशियल रिसोर्स। वो रिसोर्स है जिसमें हमारी वांट सेटिस्फाई करने की जो है काबिलियत है, साथ ही के साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बट वो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत महंगी है, इसलिए हम उन्हें इस समय पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब उनमें पोटेंशियल है हमारी वांट सेटिस्फाई करने की, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बट हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग राजस्थान और गुजरात में बहुत तेज सूरज चलता है, बहुत ज़्यादा वहाँ सोलर एनर्जी है। कहाँ, राजस्थान गुजरात में, कच्छ में देखा है कैसा सूरज का कितना टेम्परेचर होता है। साथ ही के साथ विंड एनर्जी भी बहुत है, कहाँ पे, गुजरात और राजस्थान में। तो भाई सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आप कहोगे हाँ दीदी, सोलर पैनल से हम सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हाँ, आप कहोगे दीदी टरबाइंस लगा के, विंड में लगा के हम विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बट हम ये काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत महंगी है। उससे सस्ते हम अगर कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो हमें पड़ जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इनको पोटेंशियल रिसोर्सेज में डाल दिया है कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, विंड में और सोलर एनर्जी में पोटेंशियल तो है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की, बट अब ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है इसलिए हम इन्हें यूज़ नहीं कर। हम क्या कहते हैं, भाई सस्ते में कोल से टरबाइन रन करके हम जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो इस समय पे हम महंगे होने की वजह से जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज में उनको डाल दिया। तो पोटेंशियल रिसोर्स आप समझ जाओ, हमारे पास रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, बट तब भी हम उन्हें यूज़ नहीं करें बिकॉज दे आर नॉट इकोनॉमिकली फेसिबल। समझ गए आप, ये क्या है, अभी ये काफ़ी महंगी है इसलिए हम इन्हें यूज़ नहीं करें। दूसरा आता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप समझ में आ रहा है, जो फुली डेवलप्ड हो चुकी है, जिनकी हमें टेक्नोलॉजी भी पता है, टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकली फीसिबल भी है, यानी अफोर्ड भी कर सकते हैं हम उसको, और उन रिसोर्सेज को हम यूज़ करें। जैसे कोल, पेट्रोलियम, वुड, अलग अलग जो ये रिसोर्सेज हैं हमें इनके तरीके पता है, कैसे इन्हें एक्सेस करना है। कोल आपको पता है, माइन करके कोल निकालेंगे, कोल को फिर टरबाइन रन करवाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, कोल के वेरियस यूजेस हमें पता है। तो वो रिसोर्सेज जो डेवलप हो चुकी हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड कौन सी, जो डेवलप हो चुकी हैं। पोटेंशियल कौन सी, जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है भाई, रिसोर्स भी है, बट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। अब आता है यहाँ पे स्टॉक। तो स्टॉक और ना पोटेंशियल का बहुत बार हमें ना डिफरेंस आता है एग्जाम में। तो भाई स्टॉक रिसोर्सेज वो होती हैं कि रिसोर्स तो हमें पता है हमारे पास है, बट उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं पता। जैसे कि आप सबसे इजी एग्जांपल हो वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो अगर हम चाहे तो वाटर में से H2 हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं और O जो ऑक्सीजन है वो अलग कर सकते हैं। उससे क्या होता है भाई, जो अभी ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा और ऑक्सीजन की इतनी कमी पड़ गई थी ना, तो अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती
तो हम वाटर से भी ऑक्सीजन जनरेट कर पाते, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो स्टॉक रिसोर्सेज वो हुई कि भाई हमारे पास रिसोर्स तो है बट उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप स्टॉक के लिए ये सबसे ईजी वाटर वाला एग्जाम्पल याद रखना। अब कोई बहुत बेहतरीन समझदार साइंटिस्ट आएगा तो वही शायद कोई टेक्निक निकाले जिससे वाटर में से हम इन दो कंपाउंड्स को अलग कर सकते हैं। तो स्टॉक रिसोर्सेज वो हुई जिसमें रिसोर्स तो है बट टेक्नोलॉजी नहीं है। और पोटेंशियल कौन सी थी? जिसमें रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, बट हमें यूज़ नहीं करे क्योंकि वो बहुत महंगी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी लिखा है ना। दैट स्टॉक रिसोर्सेज वो है देखो जिसमें जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पे वही है आपका लिखा हुआ है हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन हम निकाल सकते हैं वाटर में से, बट हम नहीं निकाल रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर होती तो हम कर सकते थे। अब लास्ट आता है आपका रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज वो है भाई रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है और महंगे भी नहीं है, यूज़ भी कर सकते हैं बट नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज वो हमने इमरजेंसी के टाइम के लिए रख रखी है। जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर जितना भी वाटर पड़ा है और हमारे डैम्स के अंदर जितना भी वाटर है उसको जो गवर्नमेंट है वो यूज़ नहीं करती है। क्यों? क्या वाटर का डैम का वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते? टेक्नोलॉजी है यूज़ करने की। फॉरेस्ट का वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्स भी है, बट ये रिजर्व में हमने रखी हुई है। जैसे आपके घर पे मम्मी पापा सेविंग्स जोड़ के रखते हैं कि अगर एकदम से तुम्हारी कोई डिमांड आ गई या घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ भी अगर खर्चा करना पड़ा तो पैसा इकट्ठा करके रखा होता है कि भाई रिजर्व में पड़ा है ये। ठीक है, रिजर्व में पड़ा, यहाँ से हम खर्चा कर सकते हैं। वैसे ही हमारी गवर्नमेंट जो हमारी कंट्रीज़ होती हैं वो कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व में रखती है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो हम वहाँ से उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर इन डैम्स एंड वाटर इन द फॉरेस्ट। उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्स भी है, बट यूज़ नहीं करें। वाई? बिकॉज इनको हमने किसी इमरजेंसी या फिर फ्यूचर के लिए सेव करके रखा हुआ है। ओके गाइस, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स कंप्लीट हो गया। हमने रिसोर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमें बताया गया है जिस तरीके से आज के समय पे जो रिसोर्स डेवलप हो रही हैं उससे जो हमारी रिसोर्सेज है दे आर ओवर यूटिलाइज और वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में जाके जमा हो चुकी है। जो रिसोर्सेज है दे आर एक्यूमुलेटेड इन वन रीजन ओनली एंड इसकी वजह से जो रिच एंड पुअर है उसका डिफरेंस भी बढ़ गया है। जैसे अभी आप यहाँ मानो रिच लोगों के पास हर एक टाइप की रिसोर्स है, पानी भी है, AC भी है, घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, सब कुछ है। और वहीं पर अगर हम पुअर लोगों की बात करें तो उनके घर में ना ही पानी होता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, ना ही उनके पास कोई और रिसोर्सेज होती है। तो जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होती जा रही है और उससे जो डिस्पैरिटीज है वर्ल्ड में वो बढ़ रही है। रिच एंड पुअर का डिफरेंस भी बढ़ा। सेकेंडली आप देखो कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके पास बहुत ज़्यादा कोल है, पेट्रोलियम है, ऑयल है, उनकी धरती में बहुत सारा ऑयल है। कुछ है जिन पे है ही नहीं, जैसे इंडिया, हमारी धरती के नीचे ऑयल नहीं है तो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है बाहर की कंट्रीज से। तो इससे क्या होता है? हमारे को उनको पैसे देने पड़ेंगे इंपोर्ट करवाने के लिए। तो अब आप समझ रहे हो दैट जो रिसोर्सेज है उनका जो आप कह सकते हो बंटवारा हो रखा है वो इनडिस्क्रिमिनेटली हो रखा है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम। उससे क्या हो रहा है? रिच एंड पुअर टू सेगमेंट्स में जो है हमारा वर्ल्ड है वो डिवाइड हो चुका है। एंड धीरे धीरे क्या हो रहा है? इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रही है रिसोर्सेज की, चाहे वो वाटर रिसोर्स हो, चाहे लैंड रिसोर्स हो, चाहे एयर हो। हम हर एक को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयट करते जा रहे हैं। एंड इससे वजह से पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर में छेद, इससे धीरे धीरे जो हमारी अर्थ है हम उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम इतने ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ओजोन लेयर में छेद हो गया। तो हर एक चीज़ जो है हमारे को आप कह सकते हो एंड की तरफ ले जा रही है। हम वी आर डूइंग द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़। वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट हम उसे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करें, बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो वाटर भी एग्जॉस्ट होने वाला है। जैसे आप समझ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हमें फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो इसीलिए हमारे को जो है एक ऐसे तरीके की ज़रूरत है जिससे जो हम अपना अर्थ है उसको बचा पाए। ठीक है, तो भाई रिसोर्सेज को हम इतना ओवर यूज़ कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन हो रहा है एयर वाटर लैंड का। तो इसलिए अब हमें कोई मेजर चाहिए जिससे हम इस सब चीज़ों को ठीक कर सके और वो मेजर हमारे पास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट हम सस्टेनेबल वे में जो है अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके बारे में हम क्लास 9, 10, 11, 12 हर साल पढ़ेंगे और हर एक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, इवन इंग्लिश में भी पढ़ोगे आप आगे चल के 11th में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ऐसी डेवलपमेंट तो प्रयास करो, प्रगति करो, बट एनवायरनमेंट को नुकसान मत पहुंचाओ। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, जो आज आप डेवलपमेंट कर रहे हो, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि जो डेवलपमेंट आप आज कर रहे हो वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे। यानी कि हम पेट्रोल, कोल ये सब यूज़ कर रहे हैं बट हम उसे ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। हम जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन का पेट्रोल भी इसी जनरेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो ये कहा गया आप
पेट्रोल, कोल, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है अलग अलग तरीके के डेवलपमेंटल प्रोसेस में ही तो काम आते हैं। हर एक फैक्ट्री में, हर एक जगह पे इन सब फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत होती है। वाटर की हर इंसान को ज़रूरत है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये बोला गया दैट डेवलपमेंट करो, बट डेवलपमेंट ऐसे करो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, और सेकेंडली डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो रिसोर्सेज है हम फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को ख़त्म ना करें। जैसे जो पेट्रोल है, हम इतना पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं कि आगे चल के आपके बच्चों के बच्चे जो हैं वो स्कूटी और ये सब चीज़ें, कार, वो देख भी नहीं पाएंगे, पेट्रोल खत्म हो चुका होगा उनके लिए। तो डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ? ऐसी डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। हमने अपनी नीड्स तो सेटिस्फाई कर ली बट उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इसमें एक बहुत पॉपुलर सेइंग भी है दैट अब आप किसी रिसोर्स को यूज़ करो तो ये सोचो दैट यू हैव नॉट ग्रांटेड इट फ्रॉम योर फोरफादर्स, यू हैव बोरोड इट फ्रॉम योर ग्रैंड चिल्ड्रंस। ये सोचो कि जो आप अभी यूज़ कर रहे हो वो तुम्हें दादाओं ने नहीं दिया है, तुमने उधार पे लिया है अपने बच्चों के बच्चों से। तो ये चीज़ मान के उस चीज़ को यूज़ करो कि आपको उसे ख़त्म नहीं करना है, उनके लिए भी छोड़ना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये आइडिया कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? तो ये आइडिया ओरिजिनेट हुआ था रियो दे जेनेरियो की अर्थ समिट में इन जून 1992। रियो दे जेनेरियो क्या है? ब्राजील के अंदर है, और वहाँ पे जो ये जो आइडिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको अडॉप्ट करा गया था। तो ये जो समिट थी इट वॉज ऑर्गेनाइज फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये डिसाइड करा गया कि एक समिट जल्दी से बुलाते हैं जहाँ पे जितना भी वर्ल्ड है उसकी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा जाएगा, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था। जैसे आप मानो जब हमारा वो हुआ था ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद जो था बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया था, तो उसको देखने के लिए और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक समिट होती है। अब इसी समिट में जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया ओरिजिनेट होता है। सभी लीडर्स ने मिलकर क्या करा? इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए एंड क्या कहा कि हम लोग एजेंडा 21 को जो है फॉलो करेंगे एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। अब जब उन लोगों ने डिसाइड करा समिट में दैट एजेंडा 21 को फॉलो करा जाएगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये पढ़े दैट एजेंडा 21 है क्या। ये एजेंडा 21 क्या था? तो ये जो एजेंडा 21 था ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में साइन करा गया था। कब? रियो दे जेनेरियो, वहीं जहाँ पे अर्थ समिट हुई थी ना ब्राजील में, वहीं पे यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा यूएन, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कब हुई थी ये? 1992 में ही हुई थी ये भी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स थे उन्होंने साइन करा एक डेक्लेरेशन जिसमें उन्होंने एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा। अब एजेंडा 21 में क्या क्या लिखा गया था ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एजेंडा 21 में ये लिखा गया था दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्लोबली फॉलो करा जाए, यानी कि हर कंट्री जो वर्ल्ड की है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करे। दूसरा जो था कि कुछ ऐसे मेजर्स निकाले जिससे एनवायरमेंटल डैमेज को कम करे, पॉवर्टी को कम करे और डिजीजेस से लड़ने का तरीका निकाले। जैसे अब कोरोना वायरस है, दिस इज़ अ ग्लोबल डिजीज़, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसपे पूरे वर्ल्ड को काम करने की ज़रूरत है एंड इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। पॉवर्टी हर एक दुनिया का, मतलब हमारी पूरी दुनिया का जो प्रॉब्लम है वो पॉवर्टी है। इंडिया मान लो, यूएसए मान लो, हर एक कंट्री जो है वहाँ पे पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। तो ये डिसाइड करा गया कि हर एक कंट्री को पॉवर्टी एलिमिनेट करनी चाहिए, डिजीजेस से लड़ने का तरीका निकाला जाए साथ में मिलके, और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, अब ओजोन लेयर में छेद हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन सब कंट्रीज को मिलकर निकालना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बोला गया कि हर एक जो कंट्री है वो लोकल लेवल पे अपना एजेंडा 21 बनाए। जैसे कि इंडिया ने अटेंड करी ये मीटिंग, तो आके बोला कि जब इंडिया वापस आए अपने कंट्री के अंदर तो इंडिया भी अपना एक एजेंडा 21 बनाए जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने के मेजर्स लगाए जाएं। तो विद दिस आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हो गया अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसे मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब प्लान करो, रिसोर्स को ऐसे यूज़ करो कि एनवायरमेंट भी डिग्रेड ना हो और साथ ही के साथ आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसलिए वी नीड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो अब यही है हमारा टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग। तो प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या है? रिसोर्सेज को जुडिशली यूज़ करा जाए, समझ के तौर तरीके से यूज़ करा जाए। जैसे एक फैमिली मानो आप, जिसकी जितनी इनकम होती है वो उतना ही तो खर्चा करता है। अब किसी इंसान की इनकम 50,000 से 1 लाख है तो अपना खर्चा भी उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो वो प्रॉब्लम में चले जाएंगे। ऐसे ही हमारे पे जितनी रिसोर्सेज हैं जहाँ जहाँ पे वो हैं उनको प्लान करके हमें यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ आपको इंडिया का केस बता रखा है। हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो बहुत रिच है मिनरल्स में, बट वहाँ पे दूसरे जो है रिसोर्स नहीं है। जैसे कि झारखंड की बात करो तो झारखंड में बहुत मिनरल्स हैं, अलग अलग टाइप के मिनरल्स जो है झारखंड की धरती में है, बट झारखंड के पास क्या है? वाटर रिसोर्स नहीं है। वहाँ के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, तो एक रिसोर्स है तो दूसरी नहीं है। अब बात करी जाए अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश के पास प्लेंटी ऑफ वाटर है, पानी की वहाँ कोई कमी नहीं है, बट वहाँ पे कोई और रिसोर्स नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है बिल्कुल भी वहाँ के लोगों के पास। तो उन लोगों के पास पानी होते हुए भी वो प्रॉब्लम में है, और झारखंड के लोगों के पास इतने सारे मिनरल्स होते हुए भी वो प्रॉब्लम में, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। यहीं पे लद्दाख की बात करी जाती है। लद्दाख की रिच कल्चरल हेरिटेज है और ऐसा सुंदर कल्चर है लद्दाख का
का, इतना सुंदर वहाँ पे आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर है, इतनी सीनिक ब्यूटीज़ है, बट फिर भी लद्दाख जो है वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम भी है, फ्रेश वाटर प्रॉब्लम भी है, साथ ही के साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। तो इसलिए हमारे को एक ऐसी प्लानिंग की ज़रूरत है जिससे छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, बिहार, कोई भी जो कंट्री है, कोई भी जो हमारी स्टेट है सॉरी, वहाँ पे प्लानिंग के साथ जो है डेवलपमेंट हो, सब जो है डेवलपमेंट रहे। प्लानिंग में हम यही पढ़ेंगे दैट राजस्थान हो, झारखंड हो, बिहार हो, लद्दाख हो, हर एक जगह पे प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट हो, जिससे जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो डिस्पैरिटीज़ है वो हम कम कर पाए। ठीक है, तो अब यही है आपका टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। दैट रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम अंग्रेज़ों के जाने के बाद से ही काफ़ी वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में ना गाइस, जब से हमें आज़ादी मिली है 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं। 5 ईयर प्लान्स में क्या होता था, पहला 5 ईयर प्लान था उसमें क्या कहा गया, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाएगा। दूसरा 5 ईयर प्लान हुआ उसमें क्या कहा गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा। इस तरीके से हमारे 5 ईयर प्लान होते थे जिसमें हम 5 साल के लिए सोचते थे कि भाई इस फील्ड में हमें आगे बढ़ना है। तो 5 ईयर प्लान्स तो हमारे पास होते ही हैं। और क्या हमारे पास पॉइंट्स है जिससे हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। सबसे पहली चीज़ हुई आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री। अगर किसी कंट्री को रिसोर्स प्लान करनी है तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई करो कि भैया पता अच्छा झारखंड में मिनरल्स हैं, ठीक है, बट यहाँ पानी नहीं है, तो कोई तरीका होना चाहिए जिससे झारखंड तक पानी पहुँचाया जाए। फिर सोचा गया अच्छा अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज़्यादा है बट वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ पे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और वहाँ के लोग डेवलप हो जाएं। ठीक है, ऐसी जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले उन जगहों को जहाँ पे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन। फिर एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाए जिससे वहाँ पे डेवलपमेंट ला सके। जैसे आपको लद्दाख के बारे में बताया गया दैट लद्दाख की रिच कल्चरल हेरिटेज है बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो लद्दाख में टेक्नोलॉजी जानी चाहिए और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स और आप कह सकते हो स्कूल और डिफरेंट और वाटर का इंतजाम करा जाना चाहिए। तो ये है मतलब कि पहले एक जगह को पकड़ो कि भाई अब हम लद्दाख का डेवलपमेंट करना है, फिर वहाँ पे टेक्नोलॉजी पहुँचाओ, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाओ। तो ये होती है रिसोर्स प्लानिंग करने का तरीका। एंड लास्ट क्या है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। जैसे कि जो हमारे 5 ईयर प्लान जो थे उसके हिसाब से हमें जो है अपना प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया दैट अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर है, तो ये सोचो कि भाई जहाँ पे वाटर है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं हम आराम से। तो अपने जो 5 ईयर प्लान्स है उनके साथ मिक्स करके जो है डेवलपमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे 5 ईयर प्लान का मेन एजेंडा क्या है, एग्रीकल्चर बढ़ाना है, तो जाओ भैया अरुणाचल प्रदेश के अंदर और वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर करो, वहाँ पानी है तो एग्रीकल्चर हो सकता है। समझ गए आप? तो ये हुई 3 जो बातें हैं बड़ी बड़ी जिसके थ्रू हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री का मैप निकालो, पूरे स्टेट्स में इस स्टेट में ये मिनरल मिलता है, इस स्टेट में ये मिनरल मिलता है, पहले सब जगह पे लिख लो। उसके बाद क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर विल एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। फिर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओ विद टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आप अपना सिलेबस देखते हो ना, अच्छा इंग्लिश के इतने चैप्टर, एसएसटी के इतने चैप्टर है, इसको इतने दिन में करूँगा, इसके लिए यूट्यूब से वीडियो देखूंगा, साइंस के लिए ट्यूशन लगाऊंगा और ऐसे करूँगा। और लास्टली आप क्या करते हो, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। फिर जब आपकी सारी पढ़ाई हो जाती है तो आप अपने सारे सिलेबस को रिवाइज करते हो फ्रॉम योर सैम्पल पेपर्स कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। तो इसी तरीके से रिसोर्सेज को पहले चेक करो कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज है, फिर उनके लिए टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस बनाओ एंड देन फाइनली मैच करो अपने रिसोर्सेज को। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर प्लानिंग एंड मैचिंग द रिसोर्सेज विद द ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। तो यहाँ पे आपका रिसोर्स प्लानिंग हाफ कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ना बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें हमें बहुत सिंपली बता रखा है दैट जो रिसोर्सेज हैं इनका इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ चुकी है। यानी कि ये हो रहा है कि कुछ कंट्रीज़ के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है तो वो अमीर बन गई और बाकी कंट्रीज़ गरीब बन गई। अमीर लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है तो वो अमीर बन गए, बाकी लोग गरीब बन गए। तो रिसोर्सेज के एक्यूमुलेट और ओवर यूज़ होने की वजह से सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस भी आ गए और साथ ही के साथ जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होने लग गई है। आप ज़्यादा कोल पेट्रोलियम जला रहे हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो उससे एयर पॉल्यूशन भी हो रही है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है। तो महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी दैट हमारे जो पूरा अर्थ है उस पे रिसोर्सेज आर इनफ टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो रिसोर्सेज है बट नॉट टू सेटिस्फाई आवर ग्रीड। हमारे लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्स नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर आपको ज़रूरत है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो रिसोर्स है बट लालच को नहीं है। जैसे वाटर है, हम वाटर पीने के लिए पानी बहुत है बट हमने फ्रेश वाटर को कितना वेस्ट करते हैं। पूल्स बना रखे हैं, पार्क्स बना रखे हैं, वाटर पार्क, वहाँ पे कितना सारा फ्रेश वाटर जो है वेस्ट हो जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यही चीज़ है कि हमारे ज़रूरत के लिए तो पानी है
ज़रूरत के लिए तो रिसोर्सेज हैं बट हमारे लालच के लिए नहीं है। तो गांधी जी ने भी कहा था दैट जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ही थॉट दैट द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द रूट कॉज ऑफ डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। उन्होंने क्या कहा, जो इतना टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हम लेकर आते जा रहे हैं इसकी वजह से भी जो है हमारी रिसोर्सेज खत्म हो रही है। ही बिलीव्ड इन द प्रोडक्शन बाय मासेस एंड नॉट इन द मास प्रोडक्शन। वो क्या कहते थे कि सब लोग इकट्ठे मिलकर प्रोडक्शन करें, मास प्रोडक्शन को वो सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इट वॉज जस्ट फॉर रीडिंग। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं हम, लैंड रिसोर्स। इसमें हम लैंड एज अ रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट लैंड रिसोर्स कितनी है इंडिया में और कितना लैंड को हम डिग्रेड कर रहे हैं, हाउ टू वी कैन से दैट कंजर्व आवर लैंड। तो इस चैप्टर में हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंड एज अ रिसोर्स, तो लैंड जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब ये जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है, अभी आप पहले चैप्टर में लैंड के बारे में पढ़ोगे, फिर आगे वाटर, फिर ह्यूमन रिसोर्स, सब सारे रिसोर्सेज के बारे में हमने 10th ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो सबसे पहले लैंड एज अ रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंड जो है हमारी जो लाइफ सिस्टम है उसे सपोर्ट करती है। हमारा घर लैंड पे बना है, जो फूड है वो हमें लैंड से मिलता है, एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द लैंड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिसोर्स लैंड इज लैंड एज अ रिसोर्स हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो लैंड जो है हर एक जगह पे सेम फॉर्म में नहीं होता है, कहीं पे माउंटेन फॉर्म में, कहीं पे प्लेन फॉर्म में, कहीं पे प्लेट्यू फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया में 43% ऑफ द जो लैंड है वो प्लेन में आता है। जैसे प्लेन एरियाज जहाँ पे खेती बाड़ी भी आराम से हो सकती है, प्लेन रास्ता है। जैसे दिल्ली प्लेन एरिया में आता है, ठीक है। अब माउंटेन्स वो जहाँ पे पहाड़ होते हैं, जैसे मसूरी, ऊटी, हिल स्टेशंस, उनको हम माउंटेन्स कहते हैं। थर्ड क्या हो गया, प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन क्या है इंडिया का, अच्छा मैंने ये नहीं बताया ना आपको, प्लेन एरिया 43% कवर करता है, माउंटेन एरिया इंडिया का 30% कवर करता है और प्लेट्यू रीजन जो है हमारा 27% लैंड कवर करता है। तो यहाँ आपको इस पाई चार्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है दैट जो माउंटेन एरियाज है वो 30% है, प्लेन एरियाज 43% है एंड प्लेट्यू एरियाज जो है वो 27% है। प्लेट्यू एरिया से फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। अब देखो प्लेट्यू एरिया वो होता है वो लैंड्स जो थोड़े ना हाई लेवल पे शार्पली बने होते हैं। प्लेन तो बिल्कुल निचला, बिल्कुल सीधा इलाका, माउंटेन्स क्या बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए, ऊबड़ खाबड़ माउंटेन्स, एंड प्लेट्यू के जो हाईली रेज्ड होते हैं उनको हम प्लेट्यूज कहते हैं। प्लेट्यूज भी डिफरेंट फॉर्म के होते हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब अगर हम बात करें इंडिया में लैंड को किस फॉर्म में यूटिलाइज करा जाता है, तो अलग अलग तरीकों से जो है इंडिया में लैंड यूज होता है। पहला फॉरेस्ट, जो हमारा फॉरेस्ट को यूज करते हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में रहती है। नेक्स्ट हो गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, वो लैंड जिसको कल्टिवेशन यानी कि एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं करा जाता है। इसमें आते हैं बैरन और वेस्ट लैंड, वो लैंड जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी नहीं है, उन्हें वहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। दूसरा लैंड यूज फॉर बिल्डिंग रोड्स, फैक्ट्रीज, वो लैंड जहाँ पे आप रह रहे हो, आप आपका घर है वहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ी हो सकता है, रोड बनी एग्रीकल्चर थोड़ी हो सकता है। नेक्स्ट आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, वो लैंड जहाँ पे कल्टिवेशन तो नहीं हो रही है। भाई कल्टिवेशन नहीं हो रही तो और क्या हो रहा है, जो होते हैं परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पेस्चर ग्रेजिंग लैंड मतलब डोंकी, शीप और ये जो डिफरेंट टाइप के जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं इनको ना घास चरवाने के लिए ले जाना पड़ता है, तो इनके लिए पेस्चर लैंड्स एंड जो ग्रेसिंग लैंड्स है वो छोड़ दिया जाता है कि वो वहाँ पे जाकर घास को चरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हुआ लैंड इन द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, यानी कि कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के ट्री होते हैं, हम उनको कट नहीं करते हैं, तो उस एरिया पे भी हम कल्टिवेशन नहीं कर रहे हैं, वहाँ ट्री होते हैं। नेक्स्ट कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन में आएगा, डिफाइन कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो ये वो लैंड्स है जिनको मोर देन 5 ईयर्स से हमने कल्टिवेशन नहीं करी है, जहाँ पे जिन पे 5 साल से ज़्यादा जो समय हो चुका है और वहाँ पे एक बार भी कल्टिवेशन यानी कि कोई भी टाइप की फसल उगाई नहीं गई है, ये होते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट आता है आपका फेलो लैंड। तो फेलो लैंड भी वही है जहाँ पे कल्टीवेशन यानी कि क्रॉप्स नहीं उगाई गई हो, बट फेलो लैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, करंट फेलो लैंड एंड अदर देन करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड में वो लैंड आता है यानी कि पीस ऑफ लैंड है, अगर इस पे साल भर से या लेस देन 6 to 7 मंथ से अगर कल्टीवेशन नहीं हुई है तो हम उसे कहेंगे फेलो लैंड है। यानी कि एक खेत है, साल भर से या 6-7 महीने 8 महीने से अगर यहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं हुई है तो हम उसको कह देंगे दिस इज अ फेलो लैंड, ठीक है। बट अदर देन करंट फेलो लैंड वो होते हैं जहाँ पे कम से कम 1 से 5 सालों तक, यहाँ आप देख सकते हो फ्रॉम पास्ट 1 to 5 ईयर्स तक कोई कल्टीवेशन ना हो रखी हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, अदर देन फेलो लैंड। तो बहुत सिंपल है, यहाँ नोट से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। सबसे पहले क्या पढ़ा, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद क्या पढ़ा, अनकल्टिवेटेड लैंड जिसमें बैरन वेस्ट लैंड आता है और जहाँ हमारे घर बने होते हैं। सेकंड अनकल्टिवेटेड में परमानेंट पेस्चर्स पढ़े हमने, वहाँ जहाँ पे ट्रीज उगे होते हैं। कल्चरली वेस्ट लैंड मतलब क्या हुआ, जहाँ 5 साल से ज़्यादा, तो आप ये देखो कल्चरेबल वेस्ट मतलब जहाँ 5 साल से ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हुई हो, 5 साल से भी ऊपर हो गया बट कुछ नहीं उगाया है। करंट फेलो लैंड्स कौन से, जहाँ साल या 6-7 महीने से कोई कल्टीवेशन नहीं हुई हो, और अदर देन करंट फेलो लैंड मतलब जहाँ 1 से 5 साल के बीच में कल्टीवेशन ना हुई हो। अब आता है नेक्स्ट हमारा नेट सोन एरियाज, यानी कि एरिया विच इज सोन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। वो एरिया जिस पे हम साल में एक बार फसल जरूर उगाते हैं उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, एरिया सोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर
प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो भाई इसको लर्न करने के लिए आप ये जो ये वाला बुक का डायग्राम है उसी को देख सकते हो। ये देख रहे हो आप, हमें ये भी बता दिया कि कितने कितने परसेंटेज में ये हमारा गिवन है, बट हम ये लर्न नहीं करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए लैंड किस किस फॉर्म में यूज होता है, फॉरेस्ट लैंड, बेरन लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड होते हैं हमारे, फेलोर लैंड, पेस्चर लैंड, ये सब हमें याद रखना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न। तो गाइस एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। लैंड पढ़ा, माउंटेन, प्लेट्यू और जो हमारा प्लेन फॉर्म में हमारे पास लैंड अवेलेबल है, उसमें से कुछ लैंड फॉरेस्ट के रूप में है, कुछ वेस्ट लैंड के रूप में है, कुछ पेस्चर लैंड के रूप में है, और कुछ फेलो लैंड्स है जिन पे कल्टीवेशन नहीं हो रही है, और कुछ है नेट सोन एरिया जहां पे हर साल कल्टीवेशन होती है। तो लैंड के फॉर्म्स भी पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे लैंड किस तरीके से इंडिया में यूटिलाइज करा जा रहा है। तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब उस एरिया में से हम सिर्फ 93% ही यूज़ करते हैं, और बुक में बताया गया है कि कुछ एरिया जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, उनका डेटा हम कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, और चाइना और जो पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर का एरिया जो हमारा ऑक्यूपाई कर रखा है वहाँ पे हम सर्वे नहीं कर पाए हैं। तो टोटल भाई 93% को इंडियन जो है यूज़ कर रहे हैं, 93% लैंड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इस लैंड 93% लैंड में से तो 54% है हमारा NSA। NSA मतलब गाइस क्या है, नेट सोन एरिया, जहाँ पे खेतीबाड़ी होती है। अब हमें ये भी बता रखा है कितनी स्टेट्स में कैसी खेतीबाड़ी होती है। तो 80% खेती नॉन नेट सोन एरिया मतलब होता है पंजाब, हरियाणा और यूपी में। तो आप देख रहे हो ये 3 स्टेट्स कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रही हैं। 80% खेती तो इन स्टेट्स में होती है। 10% होती है अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में, और बाकी बची हुई 10% बुक में तो नहीं बताया गया, पर आप मान लो बाकी की हमारी स्टेट्स में हो जाती होंगी। तो ये हो गया नेट सोन एरिया। अब 93 में से 54% तो नेट सोन एरिया है। 33% आता है हमारे जंगली जानवरों के पास, वो हमने फॉरेस्ट एरिया बना रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ दैट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी, और उसमें ये बोला गया दैट 33% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर रहेगा। वो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा बस चलता तो हम तो जंगली जानवरों को मार के 33% एरिया को भी कवर करके वहाँ सुपर मॉल बना देते। बट नहीं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाले जो हैं उसका ध्यान रख रहे हैं। बर्ड सेंचुरीज अलग अलग हमारी सेंचुरीज बन रखी है, और वहाँ पे जो है हमारा फॉरेस्ट कवर है 33%, और उसको जो है देख रेख करी जा रही है कि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। अब आता है हमारा बचा हुआ लैंड। 93 में से 54 और 33 माइनस कर दो, तो जितना लैंड बचा वो किस लिए है, वो हमारे रहने के लिए है, सेटलमेंट्स के लिए, घर और रोड्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, और जितना कुछ उसमें से भी कुछ ऐसा हिस्सा है जो डेजर्ट एरिया है जहाँ पे घर भी नहीं बना सकते हम, यानी कि डेजर्ट के ऊपर आके जाके तो घर नहीं बनाओगे ना। तो टोटल हमने लैंड अपना यूज़ पैटर्न भी पढ़ लिया। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंसंट्रेशन। अब धीरे धीरे हम लोग अपने लैंड को भी डिग्रेड कर रहे हैं, तो भाई लैंड को कैसे बचाएंगे ये हमने पढ़ना है इस टॉपिक में। ओके, तो अब आ गया टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया भैया इंडिया का 93% एरिया में से 54% जो है वो है NSA यानी कि नेट सोन एरिया है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, खाना उगाते हैं, खेती पानी करते हैं हम अपना, और साथ ही के साथ 33% एरिया जो हमारे जानवरों के पास है, फॉरेस्ट है, हम चाहे तो उसे भी कब्जा लें, बट नहीं भैया पॉलिसी लगी हुई है उसे हम नहीं कब्जा सकते। ठीक है, और बाकी एरियाज में हम अपना घर बना लेते हैं, और आधे में डेजर्ट है। अब आती है बात भाई कि ये जो इतना एरिया हमारे पास है ना, हम उसे दिन पर दिन खराब करते जा रहे हैं। वी आर डूइंग द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो अब हम ये पढ़ेंगे दैट हम उस एरिया को खराब किन किन तरीकों से कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग द लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन पढ़ते हैं। लैंड इज लिमिटेड बट द डिमांड इज इंक्रीजिंग। भाई लैंड तो उतना ही रहेगा, धरती तो उतनी ही रहेगी, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है लैंड की डिमांड बढ़ती जा रही है। द चेंज इन लैंड यूज पैटर्न शोज द चेंजेस इन द सोसाइटी। जितना जितना हम नेट जोन एरिया बढ़ाए जा रहे हैं, जितने जितने घर बनाए जा रहे हैं, उतना उतना लैंड हमारा कम होता जा रहा है। अब ये लैंड डिग्रेडेशन क्या है, इट इज डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड फॉर सम टाइम और ऑलवेज। यानी कि लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कुछ समय के लिए खत्म होना या परमानेंटली खत्म होने को हम कहते हैं भाई ये लैंड तो डिग्रेडेड है। अब भाई लैंड के बिना हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, इंडिया के अंदर कितने परसेंटेज का जो है डिग्रेड लैंड है, तो 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है हमारा वो डिग्रेड यानी कि खराब हो चुका है। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 28% लैंड जो है वो फॉरेस्ट में है, जंगल में भी खराब हो चुका है 28%, 56% जो है वाटर इरोडेड है यानी कि पानी से खराब हुआ है। रेस्ट डिग्रेडेड लैंड इज बिकॉज ऑफ ओवर डिपोजिशन ऑफ सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी। तो भाई 56% तो पानी से खराब हुआ और 28% फॉरेस्ट का खराब है, और बाकी बचा हुआ ना नमकीन पानी से या सॉइल के नमकीन हो जाने से खराब हुआ है। क्या कहते हैं, सैलिनिटी या अल्कलिनिटी, उसकी वजह से खराब हुआ है।
अब मैं आपको ना जरा शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है। पहला आता है इसमें डिफॉरेस्टेशन, आप पेड़ काटोगे लैंड डिग्रेड होगा उससे। नेक्स्ट ओवर ग्रेजिंग, क्या होता है भाई, ये जो डोंकी और शीप होते हैं ना, इन्हें घास चरवाने के लिए एक लैंड पे ले जाया जाता है, दाओ घास चरो। अब ऐसा होता जा रहा है, इतनी पॉपुलेशन एंड डोंकी एंड शीप्स की भी बढ़ रही है, ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं दैट ग्रेजिंग लैंड से खत्म होते जा रहे हैं और ओवर ग्रेजिंग हो रही है लैंड्स के ऊपर। अब जब ओवर ग्रेज कर लोगे तो नई घास उगती नहीं है और वो लैंड क्या हो जाता है, बंजर बेकार लैंड बन जाता है। इतनी उसकी प्रोडक्टिविटी लो जाती है लैंड की कि घास भी नहीं उग पाती है। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब जैसे जैसे शहर बनते जाने, शहर तो फेमस है पॉल्यूशन करने के लिए और लैंड डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये जो इंडस्ट्रीज केमिकल वेस्ट को डंप कर देती है पीछे से। फैक्ट्रीज जो होती है ना वो क्या करती हैं, जो उनके केमिकल्स निकलते, कोई भी फैक्ट्री है, कपड़ों बनाने की फैक्ट्री हो गई या कोई केमिकल वाली फैक्ट्री, कोई नॉर्मल फैक्ट्रीज होती है, हर एक में किसी ना किसी तरीके का केमिकल वेस्ट जो है वो बन जाता है और वो केमिकल वेस्ट को काफ़ी सारी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज क्या करती है, डायरेक्टली लैंड पे ऐसे छोड़ देती है। फैक्ट्री के पीछे से एक पाइप निकल रहा होता है, वहाँ सारा का सारा जो केमिकल वेस्ट है वो छोड़ देती है। उससे क्या होता है, जिस लैंड पे वो केमिकल वेस्ट गिरता है वो खराब हो जाता है बिल्कुल ही। नेक्स्ट आगे आपका एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, आजकल तो फार्मिंग में भी फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, वो फर्टिलाइजर से लैंड खराब हो रहा है। लास्ट इज बैड फार्मिंग टेक्निक, इसमें आता है स्लैश एंड बर्न टेक्निक। आपने बचपन में पढ़ा था 6th-7th क्लास में, झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं उसको, कहीं पे कुछ कहते हैं, जिसमें जैसा फार्मर्स क्या करते हैं कि जब उन्होंने क्रॉप उगा लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, एक जगह पे जाते हैं, पूरा आग लगा देते हैं उसको और बाद में जब वो आग सूख जाती है, एशेज जो है मिट्टी में मिल जाती है, फिर उसको यूज़ करते हैं। बट इसको भी अगर आप ज़्यादा करोगे, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, अगर इसको बार बार करने लगोगे, इसका कुछ टाइम पीरियड होता है कि कम से कम इतने सालों बाद जो है दोबारा एक लैंड को जलाया जाए। बट अगर बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करा जाएगा तो वो क्या है, वो लैंड डिग्रेड हो जाएगा। तो दीज आर सर्टेन यू कैन से दैट एक्टिविटीज दैट आर कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। तो अब स्टेट्स का पढ़ते हैं, अलग अलग स्टेट्स कैसे डिग्रेडेशन लैंड का कर रही हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग हो रही है, उससे लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो अगर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन है ओवर ग्रेजिंग की वजह से कौन सी स्टेट्स खराब हो चुकी हैं, कौन सी स्टेट्स का लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। अब यूपी, पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा, इरिगेशन होती है, एक्सटेंसिव इरिगेशन की वजह से वाटर भी शॉर्टेज हो गई है और कई बार क्या होता है, जो इरिगेशन का पानी जो डाला गया होता है क्रॉप्स के ऊपर वो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है। उसके इकट्ठे होने से क्या होता है, पानी जब रुक जाता है एक जगह पे तो अल्कलिनिटी हो जाती है, नमकीन सा पानी दलदल टाइप का बन जाता है और उससे क्या हो जाती है, वाटर लॉजिंग। इन बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश लैंड इज डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ फ्लड, अगर फ्लड आती है तो भी लैंड डिग्रेड होता है। तो दीज आर द वेरियस यू कैन से दैट कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। और मैंने आपको स्टेट्स भी बता दिए जो आपको याद रखनी है, फ्लड की वजह से कहाँ खराब हुआ, एल्कलिनिटी, वाटर लॉजिंग की वजह से और ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ये आपके एग्जाम में 1 मार्कर्स में आएगा। आपको स्टडी हम कैसे अपने लैंड को बचा सकते हैं, तो इसमें मैं आपको नंबर 4 से पढ़ा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा मैंने लिख दिए थे बट आप नंबर 4 से पढ़ो। सबसे पहला क्या है, एफॉरेस्टेशन, जितने ज़्यादा हम पेड़ उगाएंगे उतना ज़्यादा जो है हम अपना लैंड को बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, आप जो ओवर ग्रेजिंग है नहीं होने देनी चाहिए ऑफ द लैंड्स की। जो एमपी और गुजरात और राजस्थान में ओवर ग्रेजिंग हो रही है उन्हें कुछ मीडियम निकालना चाहिए जिससे ओवर ग्रेजिंग ना हो। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जिन जिन स्टेट्स में माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है उनको भी क्या करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए माइनिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। प्रॉपर इरिगेशन, इरिगेशन तो हो पर प्रॉपरली हो, जैसे पानी एक जगह पे जाके रुके ना, अल्कलिनिटी और वाटर लॉजिंग ना हो। वाटर लॉजिंग मतलब रुक गया भाई पानी एक जगह पे। बाय प्रॉपर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मैंने आपको बताया ना, जैसे कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, बैड फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है, तो सही तरीके से हार्वेस्टिंग हो। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंस ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट। तो भाई ये जो इंडस्ट्रीज हैं जो ये एसिड्स और अलग अलग केमिकल जो है डायरेक्टली लैंड पे छोड़ देती हैं, उनको केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए हर एक फैक्ट्री इंडस्ट्री में, कि अगर कोई एसिड है, कुछ भी कोई केमिकल है, पहले उसे न्यूट्रल करा जाए, फिर उसको लैंड पे या किसी वाटर बॉडी में छोड़ा जाए। एंड लास्ट इज डिफॉरेस्टेशन, रोक के हम अपने लैंड को बचा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 10 लिखे हैं, आप इसमें से कोई भी 4 to 5 लर्न कर लो फॉर योर एग्जाम। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉइल। अब हमने लैंड पढ़ लिया, तो लैंड पे क्या होती है, सॉइल, तो अब हम सॉइल के बारे में पढ़ने वाले। ओके गाइस, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सॉइल, यानी कि मिट्टी। तो जो मिट्टी है या सॉइल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो एग्जाम में आया डिफाइन सॉइल, तो पहला क्वेश्चन के में हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरली प्रेजेंट है, हमने तो नहीं बनाई सॉइल। नेक्स्ट होता है इसमें देखो, जो सॉइल है इट सस्टेन्स लाइफ, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स हम सॉइल की वजह से सस्टेन कर पा रहे हैं। मिट्टी में ही तो हम अपना खाना उगाते हैं, तो लिविंग थिंग्स जो है, डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो है उनको लाइफ मिलती है बिकॉज ऑफ द सॉइल। ठीक है, इस बात से आप भी एग्री करते होगे। अब जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसका रोल होता है, जैसे कि रिलीफ का, पेरेंट रॉक का, बेड रॉक का, क्लाइमेट का, वेजिटेशन का, ये सब जो है सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एंड सॉइल कैसे बनती है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, जब रनिंग वाटर जाता है डिफरेंट लैंड्स के ऊपर से, जो विंड चलती है, ग्लेशियर्स के मेल्ट से और डीकम्पोजर्स के एक्शन से हमारी जो सॉइल है वो बनती है। तो ये चीज़ आपको लर्न नहीं करनी है, बस मैं आपको बता रही हूँ दैट सॉइल बनने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है। और जो हमारी सॉइल बनती है उसकी प्रोफाइल कैसे होती है, ये जो सॉइल आपको बस ऐसे यूँ मिट्टी दिखती है वो
जो हमारी सॉइल होती है वो 4 से 5 पार्ट में डिवाइड है, जैसे टॉप सॉइल जिसको अपर सॉइल कहते हैं और ये सबसे फर्टाइल लेयर होती है। सेकंड लेयर होती है सब सॉइल जिसमें वेदर्ड रॉक होते हैं और सैंड, सिल्ट और क्ले होती है, छोटे छोटे कंकड़ और पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है सबस्ट्राटम जिसमें वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल होते हैं, यानी कि और बड़े पत्थर होते हैं। एंड लास्ट में आता है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो ये होती है हमारी सॉइल की प्रोफाइल, तो ये होती है हमारे सॉइल की प्रोफाइल एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसमें हमारी पहली सॉइल आती है जिसका नाम है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे फर्टाइल सॉइल को एलुवियल सॉइल बोला जाता है। 40% एरिया जो है इंडिया का वो एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। जो नदर्न प्लेन्स है हमारे वो एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। अब ये एलुवियल सॉइल जो है ये फॉर्म कैसे होती है? देखो, हिमालयन रिवर्स जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, जब ये हिमालय से उतर के नीचे आती है, व्हेन दे फ्लो फ्रॉम हिमालय टू द नदर्न प्लेन्स, तो ये अपने साथ में जो है जो ये वाली सॉइल है इसको फॉर्म कर देती है। ठीक है, कौन सी सॉइल को? एलुवियल सॉइल को। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस जब पूरी हमारी नदर्न प्लेन्स में आती है तो सेडिमेंट्री रॉक्स के डिपॉजिट से जो है हमारी एलुवियल सॉइल वो बन जाती है, एलुवियल सॉइल फॉर्म हो जाती है। तो अब आपको याद रखना है दैट कौन सी रिवर्स के आने से एलुवियल सॉइल फॉर्म होती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। तो एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसीलिए नदर्न प्लेन्स में जो है फार्मिंग भी, कल्टिवेशन भी ज़्यादा होती है। एंड अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो कोस्टल एरियाज़ में भी कुछ ऐसे रिवर्स है जिसके पास में जो है एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जैसे कि महानंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के जो डेल्टा रीजन है उसके पास में एलुवियल सॉइल मिलती है। तो आप समझो एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन रिवर्स के पास में ही होता है। अब जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है बहुत फर्टाइल है। इसका जो अपर रीजन होता है उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले के। एंड जो इसका नेक्स्ट लेवल्स होती हैं उसमें क्या होता है? कोर्स पार्टिकल्स होते हैं। और वो कहाँ पे पाए जाते हैं? आपकी बुक में बता रखा है दुआर्स, चाउस एंड टेहरी, 3 जगह बता रखी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन विच एरियाज द कोर्स पार्टिकल एलुवियल सॉइल इज फॉर्म, तो आपको लिखना पड़ेगा द्वार, चाउस एंड टेहरी, वहाँ पे कोर्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब जो हमारी ये एलुवियल सॉइल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होती है, मतलब कि इसको क्लासीफाई करने के लिए हम इसको इसकी एज के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर देते हैं। एक होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको बंगार कहते हैं, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, बंगर कहते हैं। बंगर जो है हमारी वो लेस फर्टाइल है। ओल्ड है तो समझ जाओ भाई फर्टिलिटी लूज कर चुकी है और इसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। बंगर जो होती है उसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं। बट जो हमारी न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसको क्या कहते हैं हम? खादर। खादर जो है फर्टाइल ज़्यादा होती है और उसमें कंकड़ बहुत कम। खादर का अभी भी 10th में आपको डिफरेंस आ गया। तो बंगर इज क्या है? वो लेस फर्टाइल, ओल्ड एलुवियल कंकड़ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। खादर क्या है? न्यू एलुवियल, मोर फर्टाइल एंड कंकड़ पार्टिकल्स कम होते हैं इसमें। ठीक है, अब जो एलुवियल सॉइल होती है इसमें क्या है, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, जिससे क्या होता है अलग अलग जो हमारी क्रॉप्स है वो उग जाती है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है एलुवियल सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स उगती है? तो शुगर केन, पैडी और वीट जो है एलुवियल सॉइल में उगाई जाती है। रीजन्स जो एलुवियल सॉइल के एरिया में आते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ये यूपी, हरियाणा, पंजाब का जो एरियाज़ है वो सब एलुवियल सॉइल से ही कवर्ड है और तभी यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कल्टिवेशन ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है। अब नेक्स्ट सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल है ये, इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर को रिटेन करती है, इसमें मॉइस्चर रुका रहता है और इससे क्या होता है इसमें कॉटन सबसे अच्छे से उगाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल की मेन प्रॉपर्टी क्या हो गई? दैट इसमें वाटर रिटेन रहता है, मॉइस्चर रिटेन रहता है और इसमें कॉटन मेनली उगाई जाती है। ब्लैक सॉइल फॉर्म कैसे होती है? वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक से जो है ब्लैक सॉइल बनती है। वेदरिंग मतलब जब इग्नियस रॉक को तोड़ दिया जाता है, टूट जाते होंगे वो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, तो ब्लैक सॉइल जो है वो फॉर्म होती है। ब्लैक सॉइल बेसिकली डेक्कन ट्रैप में मिलती है, मतलब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड मध्य प्रदेश के एरियाज में जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। और जो कृष्णा और गोदावरी वैलीज है वहाँ भी मिलती है और साथ ही के साथ कर्नाटका, तमिलनाडु में भी ब्लैक सॉइल मिलती है। तो ये देखो मैंने यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना, आप लोगों को यार लिखना तो ज़रूर पड़ेगा ये एक नोट सिस्टम में, और लर्न करने पड़ेंगे दैट कौन सी सॉइल बेसिकली कहाँ पे फॉर्म होती है, कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा। ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, तो आपको मेरे नोट्स में ये मिल जाएंगे बहुत ईजियर लैंग्वेज में, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट आ गया ब्लैक सॉइल का क्या है? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल होने से क्या होता है? मॉइस्चर रिटेन रहता है। अब आप छोटे छोटे पार्टिकल्स पे जब पानी डालोगे तो पानी नीचे नहीं चला जाता है, जैसे छोटे छोटे डॉट मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे, तो इसमें पानी आता है तो पानी इनके बीच में ही रुक जाता है, पानी नीचे ड्रेन नहीं करता है, तो इसमें कॉटन है बहुत अच्छे से उगती है। इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड लाइम। ठीक है, द सॉइल इज पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। फॉस्फर नहीं होता है, ये वाले केमिकल्स होते हैं, तो यू हैव टू लर्न दिस।
अब ये मेजर सॉइल टाइप्स का आपका जो मैप है वो भी दे रखा है। अभी वैसे इन्होंने जल्दी दे दिया बुक में ये मैप। अभी हमने बस एलुवियल सॉइल पढ़ी है, ये लाइट ग्रीन वाली जो गंगेटिक प्लेन्स में, नदर्न प्लेन्स में है। और हमने कौन सी पढ़ लिया, देखो ये ब्लैक सॉइल्स, ये वाली जो डेक्कन ट्रैप में है, इस वाले एरिया के अंदर, ये हो गई हमारी ब्लैक सॉइल का एरिया। तो आप जब बाकी की सॉइल्स पढ़ते हैं हम, कौन सी हुई, रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड सॉइल कहाँ से डिराइव होती है, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूटने से, यानी कि उनकी वेदरिंग से जो है जो रेड सॉइल है वो फॉर्म होती है। कौन सा रॉक, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। इट इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे लो रेनफॉल है वहाँ पे हमें रेड और येलो सॉइल मिलेगी। द रेड सॉइल जो होती है उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड रेड और येलो सॉइल कहाँ पे मिलती है, ओडिशा में मिलती है, छत्तीसगढ़ में, गंगा प्लेन्स में और वेस्टर्न घाट में जो है हमें ये रेड सॉइल मिलती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो गाइज ये आप लिख लो कि कहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। रेड एंड येलो सॉइल की बात आती है हमारी लैटेरेट सॉइल। लैटेरेट सॉइल बड़ा अलग सा वर्ड लग रहा है ना, लैटेरेट, लेटर वाली सॉइल। तो यस, लैटेरेट सॉइल एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है, मतलब लेटर, और लेटर मतलब क्या होता है, ब्रेक इन लैटिन। तो 1 मार्कर हो जाएगा क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर इन लैटिन। तो लेटर मतलब ब्रेक। तो इसके आगे आप लिख लो HRHT। लैटेरेट सॉइल उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ हाई रेनफॉल मतलब HR और HT मतलब हाई टेम्परेचर भी होता है। और इसकी वजह से एक प्रोसेस होता है, वो बाद में बताऊंगी। पहले ये देखो, द सॉइल इज मेनली फाउंड इन केरला। देखो केरला कोस्टल प्लेन, बारिश बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है। कर्नाटका, तमिलनाडु, MP और हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम में जो है ये हमारी लैटेरेट सॉइल मिलती है। क्यों, बारिश ज़्यादा होती है इन जगहों में और गर्मी भी पड़ती है ड्यू टू। अब देखो इस लैटेरेट सॉइल के अंदर क्या होता है, लैटेरेट सॉइल जहाँ पे भी होती है वहाँ पे एक प्रोसेस होता है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है लैटेरेट सॉइल। अब लैटेरेट सॉइल उस जगह पे मिलती है जब बारिश ज़्यादा है। जब बारिश बहुत ज़्यादा इस सॉइल पे पड़ती है तो इस सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सबसे फर्टाइल वाली, वो बह जाती है पानी के साथ, उससे होता है लीचिंग। अब जो लीचिंग होती है, लीचिंग का इफेक्ट ये होता है कि लीचिंग जब होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टॉप मोस्ट सॉइल के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब लीचिंग से टॉप मोस्ट लेयर तो बह गई, तो लैटेरेट सॉइल के अंदर गाइस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। देखो लैटेरेट सॉइल डिवाइडेड spread in areas with high temperature and rainfall. This causes leaching of the soil. Microorganisms are killed during this process. तो जब बहुत बारिश होती है तो लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब क्या कि टॉप मोस्ट लेयर बह गई। अब टॉप मोस्ट लेयर में तो सारे वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे तो वो सब भी बह गए। तो लैटेरेट सॉइल इसलिए बहुत फर्टाइल नहीं होती है ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग। इंटेंसिव लीचिंग, भाई टॉप मोस्ट लेयर बह गई तो सॉइल का काम ही क्या है, वो फर्टाइलिटी उसकी कम हो जाती है। ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग द लैटेरेट सॉइल जनरली लैक्स फर्टिलिटी एंड इज लो वैल्यू। क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं है लैटेरेट सॉइल। इसको मेन्योर देते रहें, यानी कि मैन मेड मेन्योर देते रहें, हम खुद से उसको फर्टाइल करते रहे और उसको इरिगेशन करते रहे अगर हम इस लैटेरेट सॉइल को, तो इसमें हम टी, कॉफ़ी, रबर और कोकोनट उगा सकते हैं। तो आप लैटेरेट सॉइल, मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ, मेरे शब्द दिमाग में बसा लो। लैटेरेट सॉइल, हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर और लीचिंग होती है। बारिश पड़ी, टॉप मोस्ट लेयर बह गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म, तो मतलब कि ह्यूमस खत्म, टॉप मोस्ट लेयर जो फर्टाइलिटी खत्म। तो अब इस सॉइल को क्या करें, इसको यूजलेस बना दें हम, क्या यूज़ ही ना करें इस सॉइल को, नहीं, हम यूज़ कर लेते हैं। हम खुद से मेन्योर डाल के और इरीगेशन करके सॉइल को यूज़ करते हैं। इस सॉइल्स में बेसिकली क्या क्या हम उगा सकते हैं, टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट। टी कॉफ़ी आपको पता है असम में उगता है और असम में लैटेरेट सॉइल मिलती है। तो टी, कॉफ़ी और कोकोनट केरला में उगता है, ऐसे याद कर लेना, कोकोनट केरला में मिलता है। तो कोकोनट लैटेरेट सॉइल में और रबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सॉइल। अब आता है हमारा एरिड सॉइल। जो एरिड सॉइल है बेसिकली मिलती है एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में, यानी कि उन एरियाज में जहाँ बारिश बहुत कम होती है, इवन 50 सेंटीमीटर से भी कम जहाँ एनुअली बारिश होती है, उस एरियाज के अंदर जो है हमारी ये एरिड सॉइल मिलती है। एरिड सॉइल बेसिकली राजस्थान में मिलती है। सोच लो भाई, सबसे कम बारिश इंडिया में कहाँ होती है, राजस्थान में। अब ये जो सॉइल होती है इसका कलर रेड टू ब्राउन होता है, सैंडी इन टेक्सचर, यानी कि बहुत ना रफ सी होती है, सैंड जैसी, और सेलाइन इन नेचर, नमकीन होती है इन नेचर में, इसमें नमक का कंटेंट ज़्यादा होता है। सॉइल लैक्स इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर, भाई पता है हमें राजस्थान की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल नहीं है, ना तो ह्यूमस होता है, मॉइस्चर बहुत कम होता है। द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। लोअर लेयर्स में इसके बहुत सारे कंकर्स होते हैं। कहाँ पे मिलती है, राजस्थान में, और कई एरियाज जो राजस्थान के लग रहे होते हैं हरियाणा और पंजाब से, वहाँ पे पढ़ते हैं फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। तो फॉरेस्ट सॉइल जो है जनरली हिल स्लोप्स पे पाई जाती है, वो एरियाज जो फॉरेस्ट से कवर हो रखे होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। हिमालय के जो निचले इलाके होते हैं, हिली एरियाज जहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं, वहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में और सम पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो ये आप लिख लो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। सेकेंडली, ये जो सॉइल है इसके लेयर्स बता रहे हैं कि कहाँ पे किस टाइप की होती है। तो जो वैली एरियाज होते हैं वहाँ पे ये सॉइल लोमी एंड सिल्टी होती है। जो हमारे अपर स्लोप्स होते हैं, यानी कि हिल के अपर स्लोप्स है, वहाँ पे जो सॉइल होती है वो विद कोर्स ग्रेन्स होती है। नेक्स्ट है, दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस बट पुअर इन पोटाश,
फॉस्फोरस एंड लाइम। तो इस सॉइल में ह्यूमस तो होती है बट बाकी केमिकल मिनरल्स नहीं होते इसमें, ठीक है। द सॉइल जो है स्पेशली इसमें क्या उगाया जाता है, इस पे टी और कॉफ़ी जो है वो हम उगा सकते हैं फॉरेस्ट सॉइल के अंदर। अब फॉरेस्ट सॉइल की हमें एक चीज़ और बता रखी है दैट जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं ना हिमालयाज़ के, वहाँ पे जो ये सॉइल होती है उससे क्या होता है, जब हिमालय पे स्नो पड़ती है तो सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है और एसिडिक हो जाती है। और वहीं पे अगर हम बात करें फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो है ये फॉरेस्ट सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। ओके तो अब यहाँ पे हमारी सारी की सारी सॉइल्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख लो, हम फिर से अपने मैप पे वापस आते हैं, ये देख सकते हो आप, हमने फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल भी पढ़ लिया, एलुवियल भी पढ़ लिया, रेड येलो ब्लैक लैटेराइट एंड एरिड। विद दिस हमारा सॉइल इरोजन टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा अब हमें। तो भाई हमने टाइप्स ऑफ सॉइल तो देख लिया, अब हमें ये पता लगाना है दैट सॉइल इरोजन क्या होता है। तो मैं सिंपली आपको बता रही हूँ, देखो जब सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो उड़ जाती है या वो बह जाती है तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन। सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फर्टाइल होती है, उसी में हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, उसी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसी में ह्यूमस होती है। तो भाई जब वो टॉप मोस्ट लेयर ही उड़ गई तो हमारे लिए सॉइल यूजलेस हो जाती है। तो इसलिए आप कह सकते हो सॉइल इरोजन क्या है, व्हेन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड ड्यू टू वेरियस प्रोसेसेस, ड्यू टू वेरियस फिनोमिना, द सॉइल इरोजन इज अकर्ड। तो आप अपनी नॉर्मल सी लैंग्वेज में भी, गाइस जरूरी नहीं है कि बुक की लैंग्वेज में ही आपको सब कुछ लिखना हो, तो नॉर्मल भी लिख सकते हो। रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन। क्या जब पहली वाली परत ही सॉइल की उड़ गई तो वो सॉइल इरोजन होता है। क्यों, उससे सॉइल जो है वो फर्टिलिटी लूज कर देती है। तो देखो द डेनडेशन, डेनडेशन भी बोलते हैं, कोई डेन्यूडेशन बोलता है। द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। यानी कि या तो उसके रिमूव हो जाना, या तो तेज हवा चली टॉप मोस्ट लेयर उड़ गई, या फिर उसका बह जाना, बहुत तेज बारिश हुई टॉप मोस्ट लेयर बह गई, उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। अब ये सॉइल इरोजन जो होता है ये 2-3 टाइप का होता है, उनमें से एक होता है गली इरोजन। देखो गली इरोजन में क्या होता है, जो बहता हुआ पानी आता है वो सॉइल के बीच में डीप कट्स बना देता है और वो कट इतने डीप बन जाते हैं कि इस कट के अंदर सारी मिट्टी बहते हुए चली जाती है। इसको बोला जाता है गली इरोजन। यानी कि बारिश पड़ी तो उससे सॉइल के बीच में डीप कट बन गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये छेद और कट सा बन जाता है और इससे सारी की सारी जो आसपास की मिट्टी होती है इसमें बह जाती है एंड इससे टॉप मोस्ट लेयर जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये हो गई गली इरोजन। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स नोन एज गलीज। ठीक है, तो चैनल बना दिया, सारी टॉप मोस्ट लेयर तो उस गड्ढे के अंदर घुस गई, तो उससे क्या हो गया, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में सबसे पहला गली इरोजन है। गली इरोजन में आपको बता चुकी हूँ इसमें क्या होता है। गली इरोजन में जो सॉइल है, बारिश जब पड़ती है उससे डीप कट्स बन जाते हैं। बारिश होती है बहुत तेज, उससे सॉइल के अंदर डीप कट्स बन जाते हैं और डीप कट्स ऐसे बन जाते हैं। तो इस कट के अंदर आसपास की सारी मिट्टी बह के गिर जाती है और इससे जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है वो इस गड्ढे में चली जाती है और सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है। तो इसे क्या कहते हैं हम, गली इरोजन। एक बड़ा सा चैनल बन जाता है सॉइल के अंदर। कभी आपने गली इरोजन देखा भी होगा अपनी आंखों से, जो सॉइल होती है मिट्टी में कैसा गड्ढा बन जाता है और वो सारी की सारी टॉप मोस्ट लेयर उसमें गिरती रहती है। तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन। फर्टाइल लैंड क्या बन जाता है हमारा, बैड लैंड। तो गली इरोजन से क्या होता है, बैड लैंड बन जाता है कि भाई टॉप मोस्ट लेयर तो निकल गई तो वो लैंड अनफिट ऑफ कल्टिवेशन हो जाता है और वो बन जाता है बैड लैंड। तो विच लैंड इज नोन एज अ बैड लैंड, अगर ये क्वेश्चन है तो कौन सा, द लैंड विच इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन, जहां हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते वो बैड लैंड बन जाता है। नेक्स्ट होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है, बारिश जब पड़ती है तो अपने साथ साथ जो है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है उसको लेके बह जाती है। तो भाई अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है भाई गली इरोजन में भी तो जो है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल चली गई थी और शीट में भी, तो डिफरेंस क्या है। देखो गली इरोजन में क्या होता है, गड्ढा बनता है उसमें मिट्टी जाती है और शीट इरोजन में जो है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है वो पानी के साथ साथ किसी वाटर बॉडी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट होता है डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स। अगर फार्मर्स गलत तरीके से फार्मिंग करे तो भी सॉइल जो है वो इरोजन हो जाता है। तो अब ये तो हमने पढ़ लिए दैट सॉइल इरोजन कैसे होता है, फॉर्म्स ऑफ सॉइल इरोजन कैसे हैं, गली और शीट इरोजन, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट हम अपनी सॉइल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं और विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला आता है काउंटर प्लॉइंग। काउंटर प्लॉइंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम सॉइल को बचा सकते हैं। क्या होता है, देखो जिस काउंटर प्लॉइंग मतलब कि जो किसान हैं उन्हें दूसरी तरफ से जो है जो खेत है उनको हल चलाना चाहिए वहाँ पे। यानी कि आप ये समझो कि ये एक पीस ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, यहाँ से पानी आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, जो है उगा दे कुछ ना कुछ क्रॉप्स, जिससे कि क्रॉप्स जो हैं वो पकड़ के रखेंगी टॉप सॉइल को और साथ ही के साथ जो है पानी के साथ में हमारी मिट्टी नहीं बहेगी। नेक्स्ट आता है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ जो है इकट्ठे लगा दो। आपने हाईवेज पे देखा है 5 से 6 नहीं मतलब 10, 15, 20 पेड़ इकट्ठे लाइन में लगा दो, जितने लगा सकते हो उतने लाइन में लगा दो। उससे क्या होता है, जब विंड चलती है, तेज हवा चलती है तो टॉप मोस्ट लेयर के भाग के जाने का, उड़ के जाने का खतरा होता है। तो अगर पेड़ हम बहुत सारे लगा देते हैं शेल्टर बेल्ट्स की फॉर्म में, बहुत सारे पेड़ इकट्ठे,
तो उससे क्या होता है, हवा की स्पीड धीरे हो जाती है, स्पीड धीरे होती है तो हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो उड़ती नहीं है। नेक्स्ट होता है टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग या टेरेस फ्लोइंग में क्या होता है, माउंटेन एरियाज पे होती है ये बेसिकली। माउंटेन ऐसा होता है, अगर बारिश हुई तो सारी मिट्टी ऐसे बह जाएगी, तो इसलिए कहा जाता है कि सीढ़ियाँ बना देनी चाहिए, टेरेस टाइप में सीढ़ियाँ बना देनी चाहिए माउंटेन्स पे, जिससे कि अगर बारिश आए तो पानी एक एक जगह पे ठहरे और अपने साथ साथ टॉप मोस्ट लेयर को लेता हुआ ना गिर जाए। तो टेरेस फार्मिंग बहुत सिंपल है, बचपन से हम पढ़ते रहे हैं कि ऐसे जो हमारी ये जो हिल का स्लोप है, जो ये माउंटेन का स्लोप है, उस पर ऐसे सीढ़ियाँ टाइप से हमें फार्मिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो पानी है वो अपने साथ में टॉप मोस्ट लेयर को लेते हुए ना गिर जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है हमारी ग्रास शुड बी अलाउड टू ग्रो। ये जो ग्रास होती है ना, उसको उगने देना चाहिए। कई बार ग्रास उगती है, लोग उसे हटा देते हैं, बट ग्रास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रास टॉप मोस्ट सॉइल की जो लेयर होती है उसे पकड़ के रखती है। अगर हम ग्रास हटा देंगे तो वो सॉइल लेयर उड़ जाएगी, तो ना ही ओवर ग्रेजिंग हो, और अगर ग्रास को हम उगने देंगे तो हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है वो बच सकती है। सो दीज आर द कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। तो पहला क्या हुआ आपका, काउंटर प्लोइंग, शेल्टर बेल्स, टेरेस फार्मिंग और ग्रास शुड बी अलाउड टू ग्रो। 4 मार्क्स 4 क्वेश्चन एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो विद दिस आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर गाइस कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये लिखे भी हुए हैं नोट्स में, ये सब नोट्स आपको मेरी ये दिखा है, काउंटर प्लोइंग, टेरेस कल्टिवेशन, शेल्टर बेल्स, एफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेल्टर बेल्स में ही एफॉरेस्टेशन भी बन जाता है कि एफॉरेस्टेशन से भी हमारी सॉइल इरोजन बच सकता है। पेड़ उगा दोगे, पेड़ जो की रूट जो है सॉइल को पकड़ के रहेंगी, तो सॉइल इरोजन बच गया। तो आप लोगों का ये चैप्टर ऑफ फुल कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का बहुत डिटेल वे में ऐसे ही पढ़ेंगे। एंड अगर आपको एसएसटी के बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के किसी भी चैप्टर पढ़ने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। एंड इंग्लिश पढ़नी है अगर 10th की, तो भी प्लेलिस्ट गिवन है। एंड साइंस के लिए भी आपकी प्लेलिस्ट गिवन है। गो एंड चेक आउट माई चैनल, स्टार्ट स्टडिंग। नोट्स के लिए आईडी लिंक गिवन है। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। इफ यू एनी क्वेरीज यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मीट यू।